Hi everyone, this is प्रीति चौधरी. वेलकम टू कोजेंट आईएएस. कोजेंट आईएएस में आपका स्वागत है. हम कर रहे हैं पॉलिटी की एक क्विक रिवीजन सीरीज. आज हम पढ़ेंगे प्रीएम्बल के बारे में. इसके पहले हम पढ़ चुके हैं संविधान क्या होता है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ और संविधान की जो मुख्य विशेषताएं थी उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में. आज हम बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना के बारे में, प्रीएम्बल के बारे में. संविधान की प्रस्तावना क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसमें किसी तरह का कोई संशोधन हो सकता है या नहीं, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, और इसके अंतर्निहित जो विचार हैं, जो शब्दावली हैं, उनके मायने समझने की हम कोशिश करेंगे. तो समझने की कोशिश करते हैं कि प्रस्तावना क्या है, इसे भारतीय संविधान का भाग क्यों बनाया गया, इसके बारे में चर्चा करते हैं. देखिए, प्रस्तावना प्रस्तावना की जब हम बात करते हैं तो हम जब संविधान को हमने समझा था तब हमने देखा था बहुत सारी चीजें कि कैसे संविधान निर्माताओं ने विश्व के अलग अलग संविधानों पर रिसर्च किया. उसके बाद जो अच्छी चीजें थी, जो हमारे समाज की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हमारे देश को जिस चीज की रिक्वायरमेंट थी, वो सारे नियम, वो सारी विधियां हमने अपने संविधान में शामिल की. जैसे हम एक कोई पुस्तक पढ़ते हैं, कोई पुस्तक जब आप पढ़ते हैं तो उस पुस्तक को लिखने का तरीका क्या होता है, हम उसमें यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और यूनिट्स में चैप्टर्स को डिवाइड करते हैं. उसमें वो सारे टॉपिक इंक्लूड करते हैं जो हमें उस पर्टिकुलर बुक में रखने होते हैं. उसके बाद उस बुक का एक इंडेक्स बनाते हैं. उस इंडेक्स में वो सारी चीजें हम इंक्लूड करते हैं जो उन चैप्टर्स में दी हुई होती हैं, जो उन टॉपिक्स में दी हुई होती हैं. उस इंडेक्स को पढ़ के हमें यह पता लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर बुक में किन किन चीजों के बारे में बातें हुई हैं. वही बात है प्रस्तावना की. वही प्रस्तावना है. जब संविधान लिखकर तैयार हो गया था तब उस संविधान की जो चीजें हैं, उसमें जो चीजें हमने इंक्लूड की, उसके आधार पर हमने अपनी प्रस्तावना को तैयार किया. प्रस्तावना को पढ़ के आपको यह पता लग जाएगा कि जो भारत का संविधान है उस संविधान में क्या क्या चीजें दी हुई हैं. संविधान को निर्माण करने वाले जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा ने उसमें क्या क्या चीजों को शामिल किया है. तो बात करते हैं आप प्रस्तावना की. प्रस्तावना की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे, देखिए जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, वो एक ही है. पूरा ये पैराग्राफ में नहीं दिया हुआ, ये पूरी एक ही सेंटेंस में दी हुई है. प्रस्तावना के जो वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. इसी के आधार पे भारत का संविधान लिखा गया है, इसी के आधार पे भारत के संविधान की नींव गढ़ी गई है. प्रस्तावना क्या है, प्रीएम्बल है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कर रहे हैं, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं, एडॉप्ट एनेक्टेड एंड सेल्फ डेडिकेटेड करते हैं. ये हमने देखा, ये है प्रीएम्बल. पूरा एक ही सेंटेंस में इसको हमने कंप्लीट कर दिया है. संविधान के अलग अलग शब्द हैं, इन शब्दावलियों पे हम अभी जिक्र करेंगे. संविधान को हमने अंगीकृत किया, अधिनियमित किया और आत्मर्पित कर लिया. अंगीकृत करने का मतलब होता है अडॉप्ट कर लेना, उसको अपना लेना. हमने भारतीय संविधान को अपना लिया 26 नवंबर 1949 को. अधिनियमित करना, उसको एनेक्टेड कर दिया, उसको कार्यवाही में ले आए और आत्मर्पित कर लिया. हमने उसको सेल्फ डेडिकेटेड कर लिया, अपने आप को समर्पित कर लिया. तो यह है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल. अब आगे इसके बारे में कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं. जैसे अगर प्रस्तावना की बात करें कि प्रस्तावना सबसे पहले आई कहां, किसके संविधान ने प्रस्तावना को सबसे पहले अपनाया,
तो अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका के संविधान ने सबसे पहले अपने संविधान में प्रस्तावना को जोड़ा था। विश्व में सबसे पहले अपने संविधान में किसी ने प्रस्तावना को जोड़ा है तो वो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना भारत में कहां से आई, इसका इंट्रोडक्शन भारत में कहां से हुआ? हालांकि जब हम पढ़ रहे थे क्लास 6 की एनसीईआरटी पॉलिटी की, वहां पर भी इसका जिक्र हमने देखा था। एनसीईआरटी की देखिए यही ब्यूटी है, कोजेंट आईएएस पे जब आप पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी का जो नोट्स है वो अपडेटेड नोट्स है, उसी के आधार पर एनसीईआरटी को पढ़ाया गया है और वो सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे कोजेंट आईएएस ऐप पर। हमने वहां पढ़ा था क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर 2 विविधता और भेदभाव, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन में हम पढ़ चुके हैं प्रियम्बल के बारे में। फर्स्ट चैप्टर विविधता में हम पढ़ चुके हैं नेहरू जी के बारे में कि नेहरू जी ने जो अपनी विविधता के बारे में स्टेटमेंट दिया, और सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी लेकर आए थे उसी में संशोधन करने के बाद में उसी को भारत की संविधान सभा की प्रस्तावना प्रियम्बल बनाया गया। संविधान सभा की जो प्रस्तावना है ये 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा जो पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव उसी पर आधारित है और इसे देखिए प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। उसके नेक्स्ट मंथ में 22 जनवरी 1947 को हमने इसको अपना लिया था। नेक्स्ट मंथ में हमने इसको अपना लिया था। संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव पे विचार किया, विचार विमर्श करने के बाद में हमने इसको अपना लिया। अब बात करते हैं 42वां संविधान संशोधन, ये हुआ 1946 में। इसका जिक्र हमने कल किया था इन डिटेल। 1976 में हुआ था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और इस मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हमने तीन चीजें अपने प्रस्तावना में जोड़ी थी, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। उसका जिक्र हमने कल किया था। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें संशोधन किया गया। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि क्या प्रस्तावना में हम संशोधन कर सकते हैं? तो यस, कर सकते हैं। हम ऐसा कर चुके हैं, एक बार हम ऐसा कर चुके हैं। और कब किया था हमने? 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया था और अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था, SPA, सपा से आप इसको याद रख सकते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता इसमें जोड़ा गया था। समाजवादी, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष पढ़ चुके हैं। भारत की राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली ये भी हम पढ़ चुके हैं। सो हमने इसमें जोड़ा था 1976 में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन में। अब प्रस्तावना में संविधान के मूल दर्शन के साथ साथ उन आधारभूत राजनीतिक, नैतिक और धार्मिक मूल्यों को समाहित किया गया है जिन पर हमारा संविधान आधारित है। भारतीय प्रस्तावना में संविधान के मूल दर्शन क्या होता है? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संविधान का मूल दर्शन क्या है? संविधान का मूल दर्शन वो मूल्य, वो सिद्धांत, वो विश्वास जिस पर हमारा संविधान आधारित होता है, जिसके आधार पर हम संविधान की व्याख्या कर सकते हैं, वो होता है हमारा मूल दर्शन। और सारे मूल दर्शन हमने अभी पढ़े, क्या 3 तो यही लिखे हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, न्याय दिया है हमने, स्वतंत्रता दी है, समता दी है। ये सारी चीजें क्या है? ये संविधान के मूल दर्शन है जिस पर हमारा संविधान काम करता है। आगे कहता है कि प्रस्तावना संविधान सभा के प्रगतिशील दृष्टिकोण और संविधान निर्माताओं के सपनों और आकांक्षाओं को प्रदर्शित करती है। ऑब्वियसली बात है, संविधान सभा एक ऐसे संविधान का निर्माण करना चाहती थी क्योंकि देखा था उन्होंने वो दौर जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देखा था उन्होंने वो दौर जब किसान अपने जमींदारों से शोषण से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे थे, महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही थी, दलित समाज समानता के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो वो दौर उन्होंने देखा, वो समझते थे भारत की परिस्थितियों को, इसलिए उन्होंने एक ऐसी संविधान को बनाने की कोशिश करी जो उनका प्रगतिशील दृष्टिकोण संविधान के और जो उनके अपने सपने थे कि कैसा हमारा भारत होना चाहिए,
उनकी आकांक्षाओं को, अपने सपनों को उन्होंने उस संविधान में संजो दिया। आगे कहता है प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही विधायिका की शक्तियों को प्रतिबंधित करता है। प्रस्तावना से ना तो विधायिका को किसी तरह की शक्ति मिलती है और ना ही वो विधायिका की शक्तियों को लिमिट करता है, ऐसा नहीं करता। इसका मतलब ये है, देखिए कल हमने जब पढ़ा था संविधान की मुख्य विशेषताओं के बारे में, तब हमने लास्ट टॉपिक में अनुसूचियों के बारे में पढ़ा था। अनुसूचियों में हमने 7वीं अनुसूची में यह पढ़ा था कि जो विधायिका है उसको अपनी शक्तियां केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो शक्तियों का विभाजन होता है वो 7वीं अनुसूची में उसका वर्णन है, उसमें दिया हुआ है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। समवर्ती सूची में था कि अगर कोई कानून केंद्र भी बना दे और राज्य भी बना दे किसी पर्टिकुलर विषय पर, तो केंद्र का कानून मान्य होगा, वहीं से इसको अपनी शक्तियां मिलती हैं। आगे कह रहा है कि प्रस्तावना ना तो वाद योग्य है और ना ही इसे न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। देखिए प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, प्रस्तावना संविधान का भाग तो है लेकिन ये वाद योग्य नहीं है। वाद योग्य नहीं है मतलब भारत का कोई भी न्यायालय प्रस्तावना में अंतर्निहित जो उसके विचार हैं उनको लागू करने के लिए सरकार पर किसी भी तरह का कोई आदेश जारी नहीं कर सकती है, उसको कोई किसी तरह का कोई फोर्स नहीं कर सकती है सरकार को कि संविधान की जो विचारधारा है उसको लागू करने के लिए आप कोई कानून बनाएं या कोई विधि लेकर आए। ठीक है, ये वाद योग्य नहीं है। लेकिन हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं, अगर फंडामेंटल राइट्स आपके आहत होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, सीधे उच्च न्यायालय जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, अब आगे बात करते हैं प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका की। देखिए ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, इनका ये स्टेटमेंट था कि प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा का सदृश है। आगे कह रहा है संविधान के सभी हिस्सों को पारित करने के बाद प्रस्तावना को पारित किया गया ताकि यह संविधान के अनुरूप बन सके। अभी जैसे हमने बुक वाला एग्जाम्पल देखा था कि बुक में क्या है कि बुक लिखते हैं, बुक के बाद हम इंडेक्स बनाते हैं ताकि हमें ये पता लग सके उस बुक के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, क्या चैप्टर्स हैं, क्या कंटेंट उसके अंदर है। आगे कह रहा है हम भारत के लोगों का क्या तात्पर्य है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसका क्या मतलब है। हमारी प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष। तो जो हम भारत के लोग हैं इसके शब्द का क्या मायने है, इसका अर्थ क्या है। हम भारत के लोगों का मतलब होता है कि जो संविधान है वो भारत के लोगों ने बनाया है और भारत के लोगों के लिए बनाया है, भारतीयों के लिए बनाया है। इसका मतलब ये है, से तात्पर्य संविधान का निर्माण भारत के लोगों द्वारा और भारतीय लोगों के लिए किया गया है। यह लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पर जोर देता है। लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा, संप्रभुता जो शब्द है हमने फर्स्ट क्लास में समझा था कि स्टेट क्या होता है। स्टेट के 4 एलिमेंट्स थे, उसमें एक एलिमेंट था संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि यदि कोई सरकार निर्णय ले रही है अपने भूभाग के अंदर अपनी जनता के लिए, तो उस पर किसी भी तरह का कोई बाह्य या आंतरिक प्रेशर नहीं होना चाहिए। वो फ्रीडम फील करे, वो आज़ादी फील करे, अपने दायरे में रह के, अपनी सीमाओं के अंदर रह के, वो होती है संप्रभुता। वो अपने डिसीजन खुद से ले सके। तो यही है लोकप्रिय संप्रभुता। मतलब ये है कि जब संविधान को बनाया हम भारत के लोग, भारत की जनता ने भारतीयों के लिए, अर्थात ये सारी शक्तियां जनता में ही निहित हैं, जनता संप्रभु मानी गई है इसके अकॉर्डिंग। आगे बात करते हैं प्रस्तावना के घटकों के बारे में। प्रस्तावना के कौन कौन से घटक हैं। देखिए प्रस्तावना के घटक में ये कहता है कि दो संविधान की जो शक्तियां हैं, संविधान की शक्तियों का स्रोत क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ये है संविधान की शक्ति का स्रोत। यह है शक्ति का स्रोत, भारत के लोग है शक्ति का स्रोत। भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है, हमारे राज्य की प्रकृति कैसी है, हम किस तरह का स्टेट है, भारत कैसा देश है। तो भारत प्रभुत्व संपन्न है, अपने निर्णय स्वयं ले सकता है, किसी बाहरी प्रेशर या आंतरिक प्रेशर से उसका निर्णय नहीं डगमगा सकता, एकदम फ्री है वो अपने डिसीजंस लेने के लिए। हम समाजवादी हैं, हम पंथ निरपेक्ष हैं, हमारा अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन
भारत के अंदर रहने वाले जितने लोग हैं वो जिस भी धर्म को मानने चाहे हम उनको उसकी आजादी देते हैं। और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है हमारा। इनको डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। संविधान का उद्देश्य क्या है? संविधान का उद्देश्य है हमने न्याय देना चाहते हैं, भारत में रहने वाले लोगों को न्याय देना चाहते हैं। और ये न्याय हमने लिया है रूस की क्रांति से। हम देना चाहते हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और हमने फ्रांस की क्रांति से भी 3 चीजों को लिया है। स्वतंत्रता, हम स्वतंत्रता देने जाते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता देना चाहते हैं। हम समानता देना चाहते हैं और हम बंधुत्व देना चाहते हैं। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देना चाहते हैं और हम बंधुत्व देना चाहते हैं। राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता देना चाहते हैं, जो हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है। आगे बात करते हैं कि प्रस्तावना का महत्व क्या है। इसके महत्व पे चर्चा करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, भारतीय लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली इसको माना जाता है, संविधान का दर्शन माना जाता है। अभी हम बात कर रहे थे इसके बारे में कि जो हमारे दर्शन हैं, जो हमारे विश्वास हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, वो दिखाती है प्रस्तावना। और संविधान का, भारतीय संविधान का सारांश इसको बोला जाता है। हमारे संविधान का पहचान पत्र, आइडेंटिटी कार्ड बोला इसको। एन पालकी वाला ने इसको बोला संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी बोला जाता है। ऑब्वियसली जो उन्होंने सोचा, जो अपने विचार इसमें रखे। और यह कानूनों की संवैधानिकता की व्याख्या के लिए न्यायपालिका की मार्गदर्शक का भी काम करती है, न्यायपालिका का मार्गदर्शक बनती है। अब जो संविधान के मुख्य शब्द हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं कि जो मुख्य शब्द इसमें दिए हुए हैं वो क्या क्या है और उनके मायने क्या हैं, उनके अर्थ क्या हैं। सबसे पहले संप्रभुता। संप्रभुता हमने अभी समझा, स्टेट में भी समझा था। एक पूर्ण स्वतंत्र राज्य जो अपने निर्णय स्वयं ले सके, किसी अन्य देश का डोमिनियन नहीं रहना है। अन्य देश का डोमिनियन का मतलब यह है कि सरकार स्थायी रूप से काम कर रही है। अर्ध स्वायत्त राज्य है कि अभी भी हमारी सरकार होने के बावजूद भी बाहर का कोई ना कोई एक प्रेशर हमारे ऊपर है, बाहर का कोई ना कोई एक प्रेशर है। ये भारत रहा डोमिनियन स्टेट। जब हम आजादी की घोषणा हो गई थी 15 अगस्त 1947 से 30 जनवरी 1950 तक हम एक डोमिनियन स्टेट की तरह हम रहे हैं। भारत रहा है डोमिनियन स्टेट की तरह। लिख देती हूं इसको। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक हम एक डोमिनियन स्टेट की तरह रहे थे। बट अब भारत पूरी तरह स्वतंत्र है। बाह्य और आंतरिक दोनों रूपों में संप्रभुता। एक संप्रभु राज्य के रूप में भारत किसी विदेशी भूमि को अधिकृत कर सकता है या अन्य किसी देश को अपना हिस्सा दे सकता है। इसका मतलब है संप्रभु, हम अपने डिसीजन खुद लेंगे, कहाँ हम अधिकृत करना चाहते हैं, कहाँ अपना हिस्सा देना चाहते हैं, ये हम अपनी मर्जी से सोचेंगे। अब बात आती है समाजवादी। समाजवादी क्या होता है? देखिए, समाजवादी जो शब्द है ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 मिनी कॉन्स्टिट्यूशन को बोला जाता है। समाजवादी अवधारणा निदेशक तत्वों जो हमारे, देखो डीपीएसपी में दिया हुआ है आर्टिकल 36 से 51 तक। डीपीएसपी में जो दिया हुआ है समाजवादी अवधारणा पहले से ही विद्यमान थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया। जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं उसमें समाजवाद की बहुत चीजें दी हुई हैं। समाजवाद की जैसे हमें आर्थिक और सामाजिक कल्याण करना है, आर्थिक और सामाजिक न्याय देना है। भारत के अंदर रहने वाले जो नागरिक हैं, स्त्री, पुरुष, बच्चे, कर्मचारी, सबको हमें क्या देना है? महत्व देना है, उन सबको न्याय देना है। इसके अलावा वन्य जीव हो या राष्ट्रीय स्मारक, हमें सबको महत्व देना है। ये था समाजवाद का कॉन्सेप्ट जो आर्टिकल 36 से 51 में दिया हुआ है। लेकिन फिर भी हम क्लियरली हमने मेंशन कर दिया ताकि सबको ये क्लियरली मैसेज मिल सके कि भारत एक समाजवादी देश है। भारत एक समाजवादी देश है। ये हमने कब किया? 1976 में हमने ऐसा किया। भारतीय समाजवाद, मार्क्सवादी और गांधीवादी। देखो, भारतीय समाजवाद पर मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों ही विचारधाराओं को प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन जो हमारा समाज है उस पर गांधीवादी जो विचारधारा है उसका झुकाव मिलता है। देखिए, मार्क्सवाद, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं? देखिए, मार्क्सवाद और गांधीवाद
दोनों ही चाहते थे कि जो समाज है उसमें आर्थिक समानता आए, गरीबों को न्याय मिले, दोनों ये चाहते थे। लेकिन मार्क्सवादी और गांधीवादी विचारधारा दोनों में अपने लक्ष्य की प्राप्ति, जो समाजवाद का जो लक्ष्य था उसको प्राप्त करने का जो तरीका था वो दोनों का अलग अलग था। मार्क्सवादी कहते थे कि समाजवाद लाने के लिए समाज में वर्ग संघर्ष करो, लेकिन गांधी कहते थे कि नहीं, वर्ग विरोध नहीं करना है, वर्ग संघर्ष नहीं करना है, हमें आपस में मिलजुल कर समानता लेकर आनी है, आपसी सहयोग के माध्यम से हम समाजवाद लेकर आएंगे, न्याय स्थापित करेंगे, आर्थिक समानता लेकर आएंगे। तो भारत का जो समाजवाद है वो गांधीवाद की ओर उसका झुकाव मिलता है, लोकतांत्रिक समाजवाद है। और हमने क्या किया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया है। इसमें जो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र हैं, प्राइवेट और जो पब्लिक क्षेत्र हैं, सेक्टर्स, दोनों मिलकर आपस में काम करेंगे। इससे जो होगा भारत में समाजवाद स्थापित हो जाएगा। आगे बात करता है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष क्या होता है? देखिए 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसमें जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी की सरकार थी, देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, उस टाइम पे हमने पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा और ये भारत का जो आधारभूत ढांचा है उसका भाग है। सर्वोच्च न्यायालय 1976 में इसके बारे में टिप्पणी कर चुका है और धर्मनिरपेक्ष राज्य का उल्लेख अनुच्छेद 25 से 28 में किया गया है। पंथ निरपेक्ष के बारे में कहा गया है कि पंथ निरपेक्ष क्या है? भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारत के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो किसी धर्म को मानना चाहें, उसके अनुसार आचरण करना चाहें, उसका प्रचार करना चाहें, तो वो उसके लिए स्वतंत्र हैं। ये फंडामेंटल राइट्स में दिया हुआ है, आर्टिकल 25 से 28 तक इसके बारे में जिक्र है। भारत का सकारात्मक पंथ निरपेक्ष क्या है? यहाँ सभी धर्मों को समान माना जाता है और उन्हें सत्ता का समान समर्थन प्राप्त होता है। सरकार उन्हें प्रॉपर सहयोग करती है कि ठीक है, आप प्रचार करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मानना चाहते हैं मान सकते हैं, उसके अनुसार आचरण करना चाहें आप कर सकते हैं। लोकतांत्रिक, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत क्या है? लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत का मतलब होता है, देखिए ये जो वोकैब है ना, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत, मतलब तो इसका है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों में निहित होती है। लेकिन जब आप मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं और इस तरह की शब्दावलियों का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑब्वियसली डेफिनेटली आपके जो मार्क्स हैं उसको बूस्ट करेगी, आपके मार्क्स बढ़ा देगी। तो ये जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, आप इनको याद रखिए, ये आपकी लैंग्वेज में, आपकी हैंड राइटिंग में शामिल हो जाने चाहिए। इसमें सम्मिलित है क्या? राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र पंथ निरपेक्ष में। भारतीय लोकतंत्र कैसा है? प्रतिनिधात्मक संसदीय लोकतंत्र है। कार्यपालिका अपने सभी कार्यों और नीतियों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। भारतीय लोकतंत्र का जो घोषणा पत्र है वो क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। कल हमने पढ़ा था इसके बारे में कि जो वोटिंग राइट है वो 18 साल की उम्र अगर आपकी हो चुकी है तो आपको वोटिंग राइट प्राप्त हो गया है। आवधिक चुनाव होते हैं भारत के अंदर, कानून का शासन है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और कुछ आधारों पर भेदभाव की अनुपस्थिति है। ये सारी चीजें, कैसे भेदभाव को समाप्त किया गया था, ये तो कल सारी चीजें हमने पढ़ी थी भारतीय संविधान की जब हम विशेषताएं पढ़ रहे थे। आगे बात करता है कि लोकतांत्रिक क्या है? लोकतांत्रिक का क्या मतलब होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। देखिए लोकतांत्रिक का क्या मतलब होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब पहले समझते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो प्रणाली, लोकतंत्र में वो प्रणाली जिसमें लोग सीधे तौर पर कानून बनाने में अपनी भागीदारी करते हैं, फैसले लेने में, नीतिगत फैसले लेने में अपनी भागीदारी निभाते हैं। तो इसको हम चार तरीके से पढ़ेंगे कि कैसे जनता, कैसे लोग नीतियां बनाने में अपना रोल प्ले करती है और जो नीतिगत फैसले होते हैं उसमें अपना रोल प्ले करती है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है जनमत संग्रह, रेफरेंडम। जनमत संग्रह क्या है? एक प्रत्यक्ष मतदान है, डायरेक्ट मतदान है। कैसे? जिसके माध्यम से किसी प्रस्ताव पर लोग सीधे तौर पर अपना वोट कर सकते हैं, अपना मतदान कर सकते हैं, अपना उनको वोटिंग राइट मिला होता है। दूसरा है पहल, इनिशिएटिव क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसके तहत लोग विधायिका के समक्ष किसी कानून के निर्माण का प्रस्ताव रखते हैं, उसको बोलते हैं पहल, इनिशिएटिव। तीसरा है वापस बुलाना, रिकॉल क्या होता है? देखिए
अगर लोगों को लगता है, मतदाताओं को ये लगता है कि कोई प्रतिनिधि या अधिकारी कोई काम ठीक से नहीं कर रहा है, तो वो उसके कार्यकाल के दौरान ही, कार्यकाल पूरा होने से पहले ही उसको उसके पद से हटा सकते हैं। इसके लिए वोट करते हैं। चौथा है लोक राय, प्लेबिसाइड्स, जैसे किसी लोकहित के मुद्दे पर देश के नागरिकों की राय जानने की एक प्रक्रिया है। आमतौर पर इसका उपयोग क्षेत्रीय विवादों को हल करने के लिए किया जाता है। तो प्रत्येक लोकतंत्र के 4 साधन हैं। इन चारों साधनों के बारे में हमने पढ़ लिया। जनमत संग्रह, पहल, वापस बुलाना और लोक राय। लोग अपना कैसे सहयोग दे सकते हैं डायरेक्टली। देखिए 2 प्रकार के होते हैं गणराज्य। एक तो है ब्रिटेन में जो चलता है, ब्रिटेन में है राजतांत्रिक गणराज्य, वहां महारानी होती है सबसे ऊपर। एक होता है गणराज्य जो भारत में है, यूएसए में है। भारत का जो गणराज्य है वो किस तरह का है वो देखते हैं। भारत में किस तरह का गणराज्य है। भारत के राज्य प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के नाम से ही सारे काम होते हैं। कल हमने पढ़ा था कि वास्तविक कार्यपालिका, वास्तव में जो काम करते हैं वो होती है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री की पूरी जो टीम है, उनका जो मंत्रिमंडल है वो काम करता है। लेकिन भारत के अंदर जब हम गणराज्य की बात कर रहे हैं तो भारत का राज्य को प्रमुख होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्टली नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से हम चुनते हैं प्रधानमंत्री को, अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। उन प्रतिनिधियों में से ही किसी एक को हम प्रधानमंत्री चुन लेते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का। गणराज्य का अर्थ क्या होता है? गणराज्य का अर्थ होता है कि राजनीतिक संप्रभुता जनता में निहित होना, किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, और प्रत्येक सार्वजनिक कार्यालय तक सभी नागरिकों के लिए समान रूप से बिना किसी भेदभाव के पहुंच होती है। ये होती है हमारी गणराज्य की पहचान। और जब हम करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की बात तो अनुच्छेद 54 से 55, 54-55 में राष्ट्रपति चुनाव का जिक्र है। रूस की क्रांति 1917 से हमने इसको लिया था। 3 प्रकार के न्याय इसमें सम्मिलित किए। कौन कौन से न्याय? राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय। कल हमने इन डिटेल पढ़ा था कि संविधान में जो हमने चीजों को ऐड किया है, किस संविधान से, किस देश के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, सारी चीजें हम डिटेल में कल पढ़ चुके हैं। और वितरणात्मक न्याय, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय इसमें हमने शामिल किया था। अब देखते हैं कि न्याय जो है, जिस तरह के न्यायों की हम बात कर रहे हैं, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, तो इनके क्या मतलब है, इनका अर्थ क्या है। सामाजिक न्याय का क्या मतलब है? सामाजिक न्याय का मतलब है कि सभी नागरिकों के साथ जाति, रंग, वंश, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना समान व्यवहार करना होगा। आप इनके साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जाति, रंग, वंश, धर्म और लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। दूसरा, सामाजिक न्याय का मतलब होता है किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति होगी। वंचित वर्गों तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए आप काम करेंगे। इससे क्या होगा? हमारा जो समाज है उसका विकास होगा। इन सारी चीजों, ये होता है सामाजिक न्याय, समाज को न्याय देना, समाज में रहने वाले लोगों को न्याय देना। इसके बाद में हम देखते हैं कि आर्थिक न्याय क्या होता है। आर्थिक कारकों के आधार पर भेदभाव की अनुपस्थिति होनी चाहिए। संपदा, संपत्ति और आय की असमानता को दूर करना ही आर्थिक न्याय होता है। इसके बाद आती है बात राजनीतिक न्याय की। राजनीतिक न्याय में सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार होना चाहिए। राजनीतिक पदों तक पहुंच की समानता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी राजनीतिक पद तक पहुंचना चाहे तो वो स्वतंत्र हो उस चीज के लिए। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की समानता होनी चाहिए। व्यक्ति के पास इस तरह की भी स्वतंत्रता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता क्या है? अभी हमने बात करी न्याय की, कि न्याय कैसे कैसे मिलता है, कौन कौन से न्याय होने चाहिए। अब बात करेंगे स्वतंत्रता की। फ्रांस की क्रांति हुई 1789, इससे हमने लिया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के ये जो हमारे आदर्श हैं ये हमने लिए हैं फ्रांस की क्रांति से। इसमें क्या क्या शामिल है? व्यक्तिगत गतिविधियों में रोक टोक की अनुपस्थिति होनी चाहिए। व्यक्ति फ्रीली कोई भी काम कर सकता है। वो चाहे तो व्यापार करे, वो चाहे तो कहीं निवास करे, वो सभाएं करे, और वो कहीं जाके बसना चाहे तो बस जाए। उसे हर तरह की जो है गतिविधि में फ्रीडम होनी चाहिए, रोक टोक नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत विकास के अवसर प्रदान हो। प्रस्तावना की रक्षा करता है। स्वतंत्रता कैसे?
अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता के अधिकार लोगों को दिए गए हैं। हमने प्रस्तावना के माध्यम से उसमें ये लिखा हुआ है। स्वतंत्रता की अपनी सीमाएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि फ्रीडम आपको ऐसे मिल गई आप जो चाहे वो करें, ऐसा नहीं है। फ्रीडम की भी अपनी एक सीमाएं होती हैं, क्योंकि अगर आप अपनी इतनी फ्रीडम का इस्तेमाल करेंगे तो किसी ना किसी को आहत जरूर कर देंगे, तो हम ऐसा भी नहीं अलाउड कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता की अपनी एक सीमाएं होती हैं। स्वतंत्रता से तात्पर्य यह नहीं है कि कुछ भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी किया जा सकता है, बल्कि स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग संविधान की सीमाओं में रहकर ही किया जा सकता है। आपकी फ्रीडम वहीं तक है जब तक वो दूसरे को आहत ना करे, वहीं तक आपकी फ्रीडम है। प्रस्तावना और मौलिक अधिकारों में दी गई स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है, मतलब ये सापेक्ष है। आवश्यकता पड़ने पर इस पे अंकुश लगाया जा सकता है, इसको लिमिटेड किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की, अब देखिए समता की बात करते हैं। अभी समता क्या है? समता क्या है? किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति ही समता है। किसी को अगर आप विशेष अधिकार दे देंगे तो फिर समानता कहाँ रह गई? लोग समान कहाँ रह गए? समानता तो तब आएगी ना जब लोग सब समान होंगे। बिना भेदभाव के सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। प्रस्तावना सुनिश्चित करता है कि समान सामाजिक स्थिति और अवसर की समानता हो। नागरिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समता क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। नागरिक समानता या समता की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है आर्टिकल 14 में दिया हुआ है कि विधि के समक्ष समता, सब लोग कानून के सामने सब समान होंगे, चाहे गरीब हो, अमीर हो, अधिकारी हो, सभी लोग कानून के सामने सब समान होंगे। कानून सबके लिए समान होगा। धर्म, मूल वंश, जाति, अनुच्छेद 15 कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लोक नियोजन में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में दिया है और अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन, छुआछूत नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 18 में कहता है उपाधियों का अंत हो गया है। राजनीतिक समता क्या है? राजनीतिक समता का मतलब है जो आर्टिकल 325 में दिया हुआ है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी को मतदाता सूची में शामिल करने से मना नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 325 में दिया हुआ है। आर्टिकल 326 में दिया है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। आर्थिक समानता कहती है, आर्थिक समता कहती है अनुच्छेद 39 में कि महिलाओं और पुरुषों के लिए जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त साधन और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार होना चाहिए। आगे बात कर रहा है बंधुत्व। बंधुत्व क्या होता है? भाईचारा क्या है? ब्रदरहुड की भावना क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, जो लोग ये कहते हैं कि एनसीईआरटीज पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए, क्लास 6 की एनसीईआरटी चैप्टर 1 पॉलिटी, विविधता, डाइवर्सिटी में हमने पढ़ा था कि कैसे लोगों के बीच में फ्रेंडशिप वाला भावना आ गई, कैसे लोगों में ब्रदरहुड की भावना आई। हमने देखा कि अलग अलग धर्मों के लोग हैं, फिर भी आपस में एक्सेप्टेंस एंड रेस्पेक्ट है, स्वीकृति एंड सम्मान है एक दूसरे के प्रति। ये सारे कॉन्सेप्ट हम क्लास 6 की एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 में ही ये चीजें दी हुई हैं। अब देखो, प्रस्तावना में ये चीज इन्वॉल्व है। बंधुत्व की जो भावना आई है वो कहां से आई है? जब आप एनसीईआरटीज पढ़ते हैं ना, तो एनसीईआरटीज में आपको बेसिक्स क्लियर होते हैं इस तरह से। बंधुत्व, भाईचारे की भावना, जब आप अलग धर्मों के लोगों के साथ रहेंगे, ऐसे लोग जिनका कल्चर आपसे डिफरेंट है, साथ रहेंगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ, एक भावना जो भाईचारे वाली है वो हमारे बीच आ रही है। अदरवाइज अगर आप सेम ही लोगों के बीच में रहेंगे, आपको किसी से कोई दिक्कत ही नहीं, तो आपको पता कैसे लगेगा कि भाईचारा है, एक्सेप्टेंस, रिस्पेक्ट है एक दूसरे के प्रति? ये भावना तो तभी आएगी ना जब आप डाइवर्सिटी में रहेंगे, विविधता में रहेंगे। बंधुत्व, भाईचारे की भावना, एकल नागरिकता का प्रावधान भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। देखिए, अगर हमारे यहाँ भी होता अमेरिका जैसा सिस्टम, अमेरिका में हर राज्य के
जो लोग हैं उनकी, देखो ओवरऑल अमेरिका का एक उन्हें सिटीजनशिप मिलती है, नागरिकता मिलती है, और अलग अलग राज्यों के अलग अलग मिल जाती है उनको। ऐसा ही भारत में अगर होता तो लोग कहते हैं मैं हरियाणवी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं इसका हूँ, मैं उस स्टेट का हूँ, ये सारी चीजें हो सकती थी। लेकिन हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, रहने वाला चाहे जम्मू कश्मीर का हो, केरल का, कन्याकुमारी का, कहीं का हो, नॉर्थ ईस्ट का हो, गुजरात का हो, कहीं का हो, लेकिन वो कहेगा कि मैं इंडियन हूं, मैं भारतीय हूं। इससे क्या आती है, बंधुत्व की एक भावना, बंधुत्व की एक भावना हमारे अंदर आती है। और संविधान का जो आर्टिकल 51A है, इसमें दिया है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, कर्तव्य हमने जोड़े थे, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने जोड़ी थी, कल पढ़ा था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976, जब उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, वहीं हमने नागरिकों के जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मूल कर्तव्य हैं, उनको जोड़ा था। 51A में कहता है कि वे धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से हटकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करें। इससे क्या होगा, बंधुत्व की जो भावना है उसको बढ़ावा मिलेगा। बंधुत्व क्या है, व्यक्ति की गरिमा, प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व, भारत की एकता और अखंडता, अखंडता को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। एकता और अखंडता को तो हम कई बार अब पढ़ चुके हैं, आपको याद हो गया होगा। व्यक्ति की गरिमा को मौलिक अधिकारों, नीति निदेशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। मौलिक अधिकारों में सीधे सीधे दिया हुआ है राइट्स, आप फ्री हैं, आप अपना काम करिए, अपना विकास करिए, सामाजिक और आर्थिक विकास करिए, राजनीतिक विकास करिए। नीति निर्देशक तत्वों में सरकार की ये ड्यूटी होती है, सरकार का ये कर्तव्य होता है कि वो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। मौलिक कर्तव्यों के भी माध्यम से मोरल ड्यूटी होती है लोगों की कि वो अपना विकास करें, देश का संरक्षण करें। तो ये है बंधुत्व की भावना। आगे बात करते हैं, एक और शब्द है एकता और अखंडता। एकता और अखंडता में देश की अखंडता को मनोवैज्ञानिक और सीमाएं दोनों आयामों सम्मिलित। देखिए, मनोवैज्ञानिक, जब आपस में भाईचारे की भावना होगी तो हम सांप्रदायिक दंगों को होने से रोक देंगे, देश में जो अशांति का माहौल पैदा किया जाता है उसको रोक देंगे। इसलिए मनोवैज्ञानिक रूप से देश की अखंडता को मजबूत करना बहुत जरूरी है, और सीमाएं दोनों ही आयामों से जरूरी है। हम अपना कोई भी पार्ट, चाहे कश्मीर हो, कोई दूसरा पार्ट हो, हम किसी को नहीं देंगे, हमारा मतलब भारत का है। तो ये सीमाई आयाम भी, ये भावना हमारे मन में होनी चाहिए। ये जो ब्रदरहुड वाली भावना है, देश के लिए जो प्रेम है, देश प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। तब हम अपनी एकता और अखंडता दोनों को मेंटेन करके रखेंगे, बनाए रखेंगे। आगे अब बात करते हैं त्रिय संयोजन। त्रिय संयोजन, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का ये जो त्रिय संयोजन है, त्रिय संयोजन की हम बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये तीन जो चीजें हैं, ये तीन जो शब्द हैं, बहुत ही क्रूशियल शब्द हैं। उपयुक्त तीनों का संयोजन ऐसे त्रिय का निर्माण करता है जिसमें से यदि किसी एक की भी हानि हो तो यह लोकतंत्र के उद्देश्य को नष्ट कर देता है। समता के बिना स्वतंत्रता अन्य पर कुछ लोगों के वर्चस्व का निर्माण करेगी। स्वतंत्रता के बिना समता व्यक्तिगत पहल में बाधक बन जाएगी। देखिए, हम ये डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं इस बारे में, एनसीईआरटीज में भी पढ़ा था, और आई थिंक हमने इस लेक्चर्स में भी किया था, प्रीवियस लेक्चर्स में, कि अगर आजादी पहले मिल जाती, जैसे संविधान निर्माताओं ने पहले क्या किया, संविधान को जब बनाया तो सबसे पहले समानता दी, उसके बाद में हमने स्वतंत्रता दी। उसका रीजन ये है कि पहले हम देश को इक्वली मानेंगे, सब लोगों के मन में ये भाव आए कि हम सब समान हैं। अदरवाइज क्या होगा, स्वतंत्रता पहले देंगे तो पहले कुछ पर्टिकुलर वर्ग होगा, वो कुछ तबकों को दबा लेगा अपने अंडर। इसलिए समानता देनी जरूरी है कि पहले सब समान है, अब फिर स्वतंत्रता। तो ये वर्चस्व को स्थापित करने में निर्माण करती है, व्यक्तिगत पहल को क्या करती है, बढ़ावा मिलता है इससे, इसमें ये बाधक नहीं बनती अगर हम समानता पहले देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं बाद में, और दोनों को मिलाकर ही लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। लोगों का जो विकास है, व्यक्तिगत विकास, वो संभव है। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, सामाजिक लोकतंत्र की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है आपको। देखिए,
अब बात आ रही है स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है? सामाजिक लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं तो सामाजिक लोकतंत्र का मतलब होता है पूंजीवाद और समाजवाद के बीच में हम एक समन्वय बिठा सकें, ताकि हम देश में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना कर सकें, समाजवाद ला सकें। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तीनों मिला के सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। तीनों सामाजिक लोकतंत्र की हमारे यहाँ पे स्थापना करते हैं। पूंजीवाद और समाजवाद के बीच हम जो समन्वय बिठा लेते हैं व्यावहारिक तौर पर। अब देखिए, हम उनकी बात करते हैं कि ये जो प्रस्तावना है, इसके संबंध में न्यायालय ने कब क्या क्या किया है, जो इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वाद हैं, उनके बारे में बात करते हैं। बेरोवारी संघवाद 1960 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने अपना क्या निर्णय दिया था इसको लेके, उसके बारे में बात करते हैं। प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाती है। ठीक है। अनुच्छेदों में प्रयुक्त इसके शब्दों के अनेक अर्थ निकल सकते हैं। संविधान की व्याख्या करते समय इनकी सहायता ली जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। देखिए, प्रस्तावना में जो शब्द हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, राष्ट्र की एकता, अखंडता, ये जो सारे शब्द हैं, इनके सेंस अलग अलग हो सकते हैं। इनके जो अर्थ हैं वो एक से ज्यादा निकल सकते हैं परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। इसलिए जो सर्वोच्च न्यायालय है, अगर किसी केस में कोई सुनवाई करता है, अपना निर्णय देता है, तो उन शब्दों का इस्तेमाल करता है और अपने अकॉर्डिंग उसकी व्याख्या करता है। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इनकी व्याख्याएं करता रहता है। इस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इनमें से कौन सा, आपको दे दे कई सारे केसेस के नाम, वाद दे दे और कहे कि इनमें से प्रस्तावना का भाग नहीं माना था, कौन से केस में माना था, तो कौन से केस में, सो आप इन पे टिक मार सकते हैं। ये आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारतीवाद, इसकी तो हम बात कर चुके हैं डिटेल में। 1973 का ये केस है। इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया गया था। LIC ऑफ इंडिया वाद 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः ये माना था कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये तो हमें यहां से क्लियर हो गया। अब बात करेंगे, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ये तो हम पढ़ चुके हैं पहले भी। प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, इसका निर्णय पहली बार हुआ था केशवानंद भारती केस 1973 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने बेरोबारी संघ केस 1960 में दिए गए अपने निर्णय को परिवर्तित करते हुए प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग माना था इस केस में, केशवानंद भारती केस में, और कहा कि इसे अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। यहां साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे संशोधन में संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता, कि आप संशोधन कर सकते हैं लेकिन जिस भाव को हम लेना चाहते हैं, जो एक विचार को संजोए हुए है संविधान अपने अंदर, वो मूल ढांचा वहां से प्रभावित नहीं होना चाहिए। सो गाइज, पॉलिटी प्रीएम्बल की क्लास यहां कंप्लीट होती है। रिवीजन करते रहिए, जुड़े रहिए कोजेंट IAS के साथ। थैंक यू सो मच।